analysts say the two sides are already at war. इसराइली फौजियों ने फ़लस्तीनियों का मुकम्मल सफाया करने की ठान ली है। हेट एक टॉपिक है जिस पे काफ़ी बहस की जा रही है आजकल। हेट सोशल मीडिया मीम्स की सूरत में हो या फुल स्केल वॉर की, हमारे हर डिसीजन पे इसका असर पड़ता है, आम जिंदगियों से लेकर जियो पॉलिटिक्स तक। हेट जन्म देती है बुलिंग को, सोशल इंजस्टिस, वायलेंस, वॉर, अक्सर मास मर्डर और जेनोसाइड को। दुनिया भर में मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ को स्पेशली हेट का निशाना बनाया जाता है, फिर चाहे वो दलित इंडिया में, रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार में, तमिल श्रीलंका में या फिर शिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में। 22 सितंबर 2013 को 2 सुसाइड बॉम्बर्स ऑल सेंट चर्च के अंदर बॉम्बिंग करते हैं। More than 80 people were killed in Pakistan on Sunday when a pair of suicide bombers blew themselves up outside a historic church. लेकिन ये टेररिज्म और हेट की कोई अकेली एग्जाम्पल नहीं है। ये चार्ट देखें, पिछली 2 दिहाइयों में लगभग 65,000 लोगों की सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म से डेथ हुई। यही कहानी पूरी दुनिया की है, फिर चाहे वो अमेरिकन स्कूल शूटिंग्स हो या फिर सोमाली सिविल वॉर। सवाल अब भी वही है कि व्हाट इज हेट? Is it just the mere absence of love, or does it possess any power of its own? There's always that human question of why did they do it? How could they do it? मेरे लिए इस सवाल की कहानी ह्यूमन स्पीशीज़ की एवोल्यूशन से शुरू होती है। क्या सिर्फ हमारी स्पीशीज़ में ही हेट की टेंडेंसीज पाई जाती हैं या बाकी स्पीशीज़ में भी पाई जाती हैं? अगर चिंपैंजीज और बोनोबोस को देखा जाए तो इनका जेनेटिक मेकअप ह्यूमन से तकरीबन 98% तक मिलता है। दोनों रिच सोशल रिलेशनशिप्स रखते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड रखते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों तकरीबन एक जैसा खाते पीते हैं, मगर दोनों की सोसाइटीज़ और बिहेवियर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। You really can't tell the difference between chimpanzees and bonobos just by looking at them. They look almost the same. I couldn't tell a chimpanzee from a bonobo when I first started. चिंपैंजीज मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं। एग्रेशन होता है, अगर कोई नया अल्फा मेल आता है तो वो सबसे पहले सारे बच्चों को मार देता है। ऑन द अदर हैंड्स बोनोबोस फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं, कम एग्रेशन होता है और बच्चों को तकरीबन कभी हार्म नहीं पहुंचाया जाता। अब इस डिफरेंस की वजह तो कॉन्गो रिवर थी। चिंपैंजीज चूँकि नॉर्थ में रहते हैं जहाँ फूड कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए ज़्यादा एग्रेशन दिखाओगे तो सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि बोनोबोस साउथ में रहते हैं जहाँ खाना कदरे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए एग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप्स के अंदर ह्यूमंस बोनोबोस से ज़्यादा लविंग हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो हम कंपेटिटिव स्पीशीज़ भी तो हैं। इंडिविजुअल से ज़्यादा हम ग्रुप्स में एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। जब हम हेट के ओरिजिन के बारे में सोचते हैं तो बचपन के बारे में सोचना लाजमी है। क्या बच्चों में इननेटली सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है? अगर जनरली देखा जाए तो ये कहा जाता है कि सेंस ऑफ गुड और बैड वक्त के साथ आपका एनवायरनमेंट बनाती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स थोड़ा अलग सोचते हैं। जैसे ये 2010 की रिसर्च जो येल इन्फेंट कोग्निशन सेंटर में 6 महीने के बच्चों पर की गई थी। The other side of a long table is a hill stage. A red circle guy with googly eyes tries to climb the hill. वो ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है, हमेशा ऊपर जाने में फेल हो जाता है। फिर ब्लू स्क्वायर कैरेक्टर आता है जो सर्कल की हेल्प करता है ऊपर जाने में। एक और सिचुएशन में रेड सर्कल ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक येलो ट्रायंगल उसे ऊपर से आके गिरा देता है। बच्चे कुछ देर तक ये देखते हैं और जब वो बोर हो जाते हैं तो इसे रोक कर एक चॉइस टेस्ट किया जाता है और इम्प्रेसिवली तकरीबन सारे बेबीज ब्लू स्क्वायर को चूज करते हैं जो इस सिनेरियो में एक गुड कैरेक्टर है। वेल ऑफ कोर्स अब ऐसा कोई स्केल नहीं है कि ये मेजर किया जा सके कि बेबीज़ में कितना गुड परसेंटेज होता है और कितनी परसेंटेज बैड की होती है, मगर ऐसे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा हिंट ज़रूर मिल जाता है कि बेबीज़ जनरली ट्राइज टू लीन टुवर्ड द गुड कैरेक्टर्स। We find it even the youngest babies you can test show an adult mature moral understanding. They can tell right from wrong, good from bad. What is it that is different in adults? Why do we hate with so much passion? Hating whole groups. हम एज ह्यूमंस अपनी आइडेंटिटीज बनाने के लिए दुनिया को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करते हैं, जैसे रिलीजन, रेस, कलर या पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर डिवीजन। इस डिवीजन के बाद हम ये तो नहीं कहते कि ओ ये मेरे जैसा बंदा है, ये मुझसे अलग है, बल्कि हम एक पूरा सिंबॉलिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू अस एंड देम और अपने ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। 1950s में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट मुजफ्फर शरीफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां कुछ स्ट्रेंजर प्री एडोलेसेंट बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके समर कैंप्स की तरह की एक्टिविटीज करवाई गई। एक ग्रुप ने रेडलर्स का नाम लिया और दूसरों ने ईगल्स का। Subjects in each group were told that there is going to be a series of contests
or a tournament. शुरू में तो सब सही जा रहा था, लेकिन जब एक्टिविटीज थोड़ी कम्पिटिटिव होना शुरू हुई तो दोनों ग्रुप्स की आपस में नोक चोक ज्यादा होने लगी। एक बार टग ऑफ वॉर की गेम के बाद एक लड़के ने दूसरे ग्रुप का झंडा फाड़ दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में एक पूरी लड़ाई शुरू हो गई। It tells us how quickly this kind of inter-group hatred can kick in as soon as there is a competition for something in the world. स्पोर्ट्स फैंस में उमूमी तौर पे ऐसी डीप ट्राइबल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। उसका एक मेजर फैक्टर तो ये है कि ये टीम्स किसी न किसी रीजनल आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड होती हैं, जैसे कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुंबई इंडियंस या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कमिटमेंट, प्रोटेक्शन, डिफेंस, फैमिली और ये फीलिंग कि आप खुद से कुछ ज़्यादा बनना चाहते हो, किसी बड़े ग्रुप का पार्ट होना चाहते हो। यही ट्राइबलिज्म का सबसे सिंपल आंसर है। यही स्पोर्ट्स बेस्ड ट्राइबलिज्म की एक्सटेंडेड फॉर्म ग्लोबल पॉलिटिक्स और वॉर्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर चाहे वो अमेरिका वर्सेस चाइना हो, रशिया वर्सेस यूक्रेन या फिर इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। क्योंकि इंसान अपनी कहानियों के लिए लड़ता है, ज़मीन के लिए नहीं।